हज़रात, नाक से लकीरें निकालने का वक़्त हुआ चाहता है। नाक से लकीरें निकालने का टाइम ही नहीं हुआ सिर्फ़, बल्कि नाक से लकीरें निकलवा दी गई हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ़ लकीरें ही नहीं निकलवाई गईं, बल्कि उठक-बैठक भी करवाई गई है, बल्कि थोड़ी बहुत पिटाई भी की गई है। पिटाई का पता नहीं, लेकिन डाँट-डपट तो हो गई है। और आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। जो इस वक्त मेरे सामने दो रिपोर्ट्स मौजूद। IMF का NFC तरमीम का मुतालबा मुस्तरद, सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, FBR में डिजिटलाइजेशन फौरी प्रोग्राम के लिए जाना पड़ता है या दीगर मुख्तलिफ तरीकों से कर्ज लेने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह चीमा साहब ये है कि हमारी मईशत जो है वो दिहाइयों से जो है वो प्रोडक्टिव नहीं रही बहुत। हमारे अखराजात जो हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो आमदन हमें दरकार है, वो आमदन पैदा करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं की गई इकोनॉमी में। तो जब आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव ना हो तो आपको अपना खर्चा पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, आपको पैसे चाहिए और उसके लिए फिर आप मुख्तलिफ दरवाज़ों पे जाते हैं जिनमें से आईएमएफ एक दरवाज़ा है। यही वजह है कि हमें एक प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही अगले प्रोग्राम की तैयारी शुरू करनी पड़ती है और उस अबव दैट हमें दीगर ज़राइस को भी देखना होता है जो कि हमें कर्ज दे सकें। हमारी इकोनॉमी का जो फोकस है बदकिस्मती से ख़ास तौर पर पिछले 15 साल में, वो सर्वाइवल मोड का ज़्यादा है और वो उसकी उसकी जो डायरेक्शन है वो ये रही है कि हम कहाँ से किस तरह से कर्ज ले सकते हैं। बजाय इसके कि हम कहाँ पे किसके साथ एंगेज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे, ट्रेड पे, अ, उन चीज़ों पे जिनसे मुल्क की मजमूई मईशी पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सके। तो ये कुछ बुनियादी मसाइल हैं जिनकी अक्सर बात की जाती है। लेकिन यही वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि अ, हल माँगते हैं और उन्हीं के हल से जो है वो इकोनॉमी आगे चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो दोस्त ममालिक से हम हमेशा जाके और एक बैकिंग बॉल लेके चले जाते हैं, उनके सामने इससे निकलना होगा, क्योंकि अब जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अपने माली ताउन के बदले, या पाकिस्तानी कंपनीज के बोर्ड पे आने की बात कर रहे हैं। यानी इन सीरियस नोट वो इन्वेस्टमेंट के में ज़्यादा वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा उनका ये भी कहना है कि अक्रॉस द बोर्ड जो आपके वो सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है, नेमली होलसेल, रिटेल, एग्रीकल्चर, आपके रियल एस्टेट, इन सबको उसके अंदर लेकर आना चाहिए। फिर एक बैंकर ये कह रहा है कि जनाब 22% की सूद के साथ आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी कभी भी पनप नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उनका ये भी कहना है कि आपको अपनी जो इंपोर्ट लेड ग्रोथ है इसके जड़ी बूटियों से इलाज कर रहे हैं पाकिस्तान के, इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो सर्जरी की जरूरत है, सर्जरी की जरूरत है। अब वो सर्जरी कौन कर पाएगा? अभी तक मुझे उस डॉक्टर का ना खुद सुना है, ना मुझे किसी ने बताया है कि फलां डॉक्टर इसको करेगा। 76 साल से छोटे मोटे हकीम जो है जड़ी बूटियों से इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे तो सारे लूट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इज राइट नाउ इन इमरजेंसी रूम के अंदर है, बुरे मगर सर एहसास तो किसी को नहीं हो रहा सर। मरियम नवाज कह रही है कि वो हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करेंगी, दूसरी तरफ उन्होंने 2 करोड़ और 73 लाख रुपीस का उन्होंने कहा जी टायर चेंज होंगे उनकी गाड़ी के। बिल्कुल, और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कहते हैं जी वो इसकी जो मर्सिडीज की रिकमेंडेशन थी वो 10,000 किलोमीटर पे थी, हम तो 25,000 किलोमीटर के ऊपर टायर चेंज। और यार जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है? अंडे दो, बच्चे दो, जो मर्जी करो, आपको पूछने वाला जो कोई नहीं है। आप जो मर्जी करो, आपको कौन पूछ सकता है? उनके दो भाई आ चुके हैं लंदन से और उनके केस खत्म हो चुके हैं और अभी तक पूरी कौम को 250 मिलियन लोगों को ये नहीं पता कि वो अपार्टमेंट किनके हैं, आज भी नहीं पता किसी। मेरे एक बहुत मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, खान साहब, उनका क्या नाम है जी? कामरान खान साहब? नहीं, कामरान खान नहीं है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मैं उनका ब्लॉग बड़े, उन्होंने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का।
उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा यार आपके भतीजे फॉरेन सिटीजन, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन मंसूर है। खान, मंसूर मंसूर खान की उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता यार उनकी नेशनैलिटी क्या है, मेरे भतीजे। कहते मैं जानता हूं उनको, दे आर माय नेफ्यूज, पर मुझे नेशनैलिटी का नहीं पता कि वो रशियन है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, फ्रेंच है, क्या मुझे नहीं पता। फिर उनसे कहा कि वो अपार्टमेंट किनके, कहते जी मुझे नहीं पता। और इन्हीं अपार्टमेंटों की वजह से उनका नाम पनामा लीक में था, हुकूमत गिर गई, पाकिस्तान तबाह हो गया, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता उन अपार्टमेंट्स का मालिक कौन। और आपकी मैडम चीफ मिनिस्टर मैडम की जिसकी बात कर रही है, उन्होंने कहा ना मेरा घर ही कोई नहीं है, मेरा ना घर इंग्लैंड में है, ना पाकिस्तान में है, ना कहते हम तो खाना बदोश हैं भाई, हमें तो मेरा तो घर ही कोई गाड़ी तक नहीं है। मेरे मुर्शद है, उनकी 2 बकरियां और 4 मुर्गियां हैं उनकी, उन्होंने डिक्लेयर की हुई अपने टैक्स रिटर्न। देखिए किस तरह रियासत मदीना के लोग कहते मेरे पास तो यार कहते 4 मुर्गियां, हेलीकॉप्टर से उतरते ही नहीं लोग, जो आते दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की टीम नाथन पोर्टर की अध्यक्षता में पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये टीम पाकिस्तान में फाइनेंशियल गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करेगी तथा पाकिस्तान को जो IMF ने सुझाव दिए थे उस पर चर्चा की जाएगी कि उन्होंने उसके ऊपर कितना कार्य किया। परंतु पाकिस्तान ने एक अपनी चाल चलते हुए इससे पहले ही एक हैंडआउट नोटिस इशू कर दिया, जिसके तहत उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने जो IMF ने जितने भी पॉइंट्स उनको बताए थे उसको उन्होंने पूरा कर लिया है। इसके ऊपर IMF की टीम बहुत नाराजगी हुई कि उनसे मीटिंग से पहले ही उन्होंने ये कैसे दावा कर दिया कि सारे बिंदु पूरे हो चुके हैं। इसके लिए उनकी बहुत खिंचाई की गई, उनको बहुत फटकार लगाई गई। पाकिस्तान का ये दावा, उनकी जो गतिविधियां थी वो ऐसा दर्शा रही थी कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको IMF ने भांप लिया और उनको इसके लिए कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि आप अपने एग्रीकल्चर को इस ऋण मतलब कि इनकम टैक्स की श्रेणी में लेकर आएं और दूसरी चीज़ों के ऊपर टैक्स बढ़ाएं ताकि सब्सिडी कम करें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो शर्तें रखी थी IMF ने, हमने पूरी कर ली हैं। इसको लेकर उनको फटकार लगना लाजमी था। IMF ने बिल्कुल नाराजगी जाहिर करी और उनकी इसके लिए खींचतानी भी की, उठा बैठक भी करवाई उन लोगों की, पाकिस्तानी की फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की। उन्होंने दोस्तों इसके विषय में द न्यूज और GATV की रिपोर्ट में दावा किया गया कि समीक्षा मिशन ने समीक्षा वार्ता के पहले सत्र में वित्त मंत्रालय की टीम से पूछताछ की। इसमें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, जो जमा के हिसाब से पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक लिमिटेड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे, ने जवाब देते हुए थोड़ा सा बात को संभाला। उन्होंने इस घटना पर ध्यान दिया और भविष्य में ऐसा प्रकरण कभी नहीं दोहराया जाएगा कि इस बात की श्योरिटी भी IMF को दी। इसके बाद दोस्तों वार्ता थोड़ी सी आगे बढ़ी। IMF ने पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दूसरी समीक्षा को अंतिम रूप देने और आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए चर्चा शुरू करी, जिसके अनुसार फंड के कार्यकारी बोर्ड के समक्ष $1.1 मिलियन की अंतिम किस्त जारी होने की उम्मीद है। अप्रैल 2024 तक दूसरा सप्ताह में ये शायद जारी हो सकती है। दोस्तों पाकिस्तान अपनी इस कारगुजारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। वो पैसे मतलब के मांगने के लिए तो सब जगह पहुंच जाता है, परंतु उसको कैसे वापस किए जाएंगे इसके लिए उसके ऊपर पास कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है कि लोन को कैसे मैंने वापस करना है। वो जो लोन जिनसे भी लेते हैं उनका ध्यान होता है कि जो पैसा आ गया वो हजम हो गया, दोबारा मुड़ के उनको वापस नहीं करना। इसी बात को लेकर IMF ने बहुत खिंचाई करी, परंतु पाकिस्तान की इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसलिए वो उसको फंड देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जो कि रिव्यू टॉक्स के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। जब ये पहुंचा था तो मैंने साथ ही आपको कल बताई थी उसकी सारी रिपोर्ट कि अब उनसे टॉक्स होंगी, लेकिन टॉक्स स्टार्ट होने से पहले ही IMF के मिशन ने शदीद गुस्से का इजहार किया है और बहुत बुरे तरीके से डांटा है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि IMF के मिशन के चीफ जो हैं निथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, ए तुसी की कीता है, और उन्होंने डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया पाकिस्तान की फाइनेंस टीम पर कि आपने हमसे टॉक्स के बगैर, हमसे पूछे बगैर आपने ये हैंड आउट कैसे जारी कर दिया, और वो हैंड आउट क्या था। एंड कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से
आईएमएफ की फीडबैक के बगैर उनसे टैक्स से पहले ही हैंडआउट जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि तमाम टारगेट्स जो है वो अचीव कर लिए गए हैं और जो भी स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं वो गेन कर लिए गए हैं। तो फिक्र निश्ता, कोई फिक्र की गाल ही नहीं पाई, सब कुछ कर लिया हमने। तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो कह रहा है मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब मेहताब हैदर साहब जो हैं, ये इकोनॉमी के बड़े अच्छे सीनियर रिपोर्टर हैं और इन्होंने इसको जियो में जो है इसकी पूरी डिटेल शाया की है, पब्लिश की है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि इसके ऊपर उन्होंने मिनिस्ट्री से राब्ता किया और उनसे ये पूछा कि आप इसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे, आप बताइए कि ये जो कुछ हुआ है। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो जाहिर है कि रिपोर्टर का काम ये होता है कि अब वो अपनी तरफ से जरूर पूछ ले कि जनाब बताइए ये क्या हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो वो फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो नहीं रोकता, वो उसको कर देता कि मैंने तो आपसे जवाब मांगा था, आप कह देते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो है उन्होंने अब सब कुछ शाया कर दिया। जो पब्लिश हुआ है मैं आपको उसमें बताती हूँ हुआ क्या क्या है। ये असल में आईएमएफ के ये जो डेलीगेशन है इसके जो टॉक्स हुई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम के साथ, उसकी अंदर की कहानी बाहर आ गई है। और वो जो इनसाइड स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने ग्रिल किया है, लिटरली ग्रिल किया है आईएमएफ की टीम ने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को। और उसमें जनाब ये कहा गया है कि टीम हैज एक्सप्रेस्ड इट्स डिसप्लेयर ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वर्डिक्ट, कि उन्होंने सब कुछ मटेरियलाइज कर लिया है, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हासिल कर लिए गए हैं, क्वांटिटेटिव इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं इवन प्रायर टू स्क्रूटिनाइज एंड कंप्लीशन ऑफ द रिव्यू बाय फंड स्टाफ। के टीओआर्स में तौसी करने का मुतालबा, गैर मुनाफे बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट खत्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत भी की गई है। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मुराद का दोबारा जायजा लेने की हिदायत, वफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कवानीन के नफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का भी मुतालबा, IMF की वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश, जबकि नेशनल टैक्स काउंसिल की TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का भी मुतालबा किया गया। ज़राई आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तौसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। हुसैन साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद भी कम हो गई है, 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स रह गए हैं। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट थी और पाकिस्तान जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमारा IMF जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये जो टैक्स पेयर्स कम होना ये एक चैलेंज है हमारे लिए बहुत बड़ा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या जो है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स हमारी कोई मदद कर सकते हैं, या कि वो पैसे भी इसी तरह ही खाए जाएंगे और बाबू खा जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये होता है, गाड़ियाँ ले लेते हैं, TADA ले लेते हैं, खुद ही अपने एक दूसरे को जो है वो फायदे दे लेते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे पास तो टैक्स पेज भी कम हो गए, पहले ज़्यादा थे अब और कम हो गया। पहले कोई नहीं देता था, बल्कि एक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है वो ज़्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। नहीं, ये आपने ये जो आखिरी बात की है बहुत अहम है चीमा साहब। मुल्क में टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत दफ़ा बात की गई है और वो बहुत ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान में जब भी हुकूमतों को पैसे इकट्ठे किए करने का टारगेट दिया जाता है किसी भी इदारे की तरफ से, ख़ास तौर पे IMF की तरफ से, तो उनके पास 2 बड़े आसान हल होते हैं। एक, वो बिजली, गैस और दीगर जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उनकी कीमत बढ़ा देते हैं या उनमें टैक्स लगा देते हैं। और दूसरा, वो सैलरीड क्लास जिनके इख्तियार में नहीं है और उनकी तनख्वाह से टैक्स जो है, उनकी तनख्वाह आने से पहले कट जाता है, उन पे मज़ीद टैक्स लगा देते हैं। जबकि मुल्क में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, वो मुल्क में ज़राअत पे टैक्स लगाने की और एग्रीकल्चर टैक्स रिफॉर्म्स की शदीद ज़रूरत है। मुल्क में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी टैक्स रिजीम रिविजिट करने की ज़रूरत है। और मुल्क में ये जो एक रिवायत है सब्सिडीज़ देने की, और वो जो सब्सिडीज़ हैं वो इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं इस बुनियाद को बनाकर कि वो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँगी, और जबकि अंडरलाइंड उसके वेस्टेड इंटरेस्ट और होते हैं। तो जब तक आप एक होलिस्टिक टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएँगे, ये बहुत मुश्किल है कि मुल्क अपनी सस्टेनेबल इनकम जो है वो बढ़ा सके। जहाँ तक रही बात आपके सवाल की कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद
पहले से कम हुई है, और उस तादाद को बढ़ाने के लिए या जो एग्जिस्टिंग टैक्स नेट है उसकी कवरेज को बढ़ाने के लिए कौन से इक़दामात करने चाहिए, वो पैसे किसी भी इदारे की तरफ से आएँ, वो इक़दामात जो हैं वो मुल्क के अपने मफाद में हैं, और मुल्क में बहरहाल टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ाना एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल है, और उसे मुस्तकिल बुनियादों पे करते जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसका एक सियासी पहलू ये भी है कि अवाम का इज्तमाई एतमाद हुकूमत में और रियासत में बहुत ज़रूरी है। जब आप देखें ना, पाकिस्तान में अब रमज़ान का आगाज़ होने लगा है। रमज़ान में ख़ास तौर पे जो लोग खैरात करते हैं, जो लोग पैसे देते हैं, जो लोग मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए पैसे देते हैं, उनसे कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती तो नहीं करता। दे डू इट बाय चॉइस। सो इफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट creates an ecosystem, creates an environment of trust and confidence, तो लोग खुद टैक्स फाइल करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसा होता है जहां पे लोग वॉलंटियरली टैक्स फाइल करते हैं। और मेरे ख्याल है इनके पास गुंजाइश भी होगी और ये चीज़ें भी करेंगे। और पहले कुछ महीने जो हैं इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो ये कल परसों इनकी IMF से बात होगी, वो इनको विरसे में मिला है, वो कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-2.5 महीने जो हैं, जो बजट की तैयारी के लिए होंगे, वो IMF के साथ मिलकर होंगे। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर IMF के पास जाना है तो 6-8 महीने का प्रोग्राम $3 अरब का नहीं करना पड़ेगा, आपको 5-6 साल का 11 अरब 9 अरब का करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल है ये मनमानी की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि लेकिन इस बीच में IMF भी तो अपनी चीजें मनवाएगा ना सर। वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है, क्या वो सह सकती है तमाम? अब जाहिर है कि उसमें सब्सिडीज का खात्मा, अब वो तो बिल्कुल कहता है कि आप अपने हाउस को ऑर्डर में करें, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हम नहीं कर पाते। अब अवाम के ऊपर इसका जो बोझ पड़ेगा वो कहां जाएगा? अवाम की क्या अहमियत है इस मुल्क में? कौन से अवाम? ना वो वोट डाल सकते हैं सही तरह, और ना उन पे कोई महंगाई का कोई बोझ हल्का होगा। लेकिन अब एक चीज, लेकिन आरज़ू, हालात पाकिस्तान के, मुझे ये बताएं, आपने आने वाले कुछ सालों के अंदर आपने $72 बिलियन कर्जा वापस करना है। टोटल कर्जा आपका 85-86 बिलियन है। ये क्या मेरा मकसद, किसी के पास कोई सोल्यूशन इसका है? कोई सोच रहा है इसके वतन, इसको कहते हैं ना वतन अजीज, इसके बारे में कुछ सोच रहा है कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं, ये कौम है, इसका क्या बनेगा? ये जो सामने खड़े लौंडे लपाड़े हैं जो उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, गजा के लिए जिहाद की तैयारियां करते हैं सुबह शाम, ये क्या करेंगे? ये किसको खाएं? ये किसको खाएंगे? खाना तो इनको मिलता नहीं, किसको खाएंगे? चले, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी, उस पर भी कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उधर वाले कह देते हैं ये ISI का एजेंट है, इधर वाले कह देते हैं रा का एजेंट है। लेकिन दोनों को मेरा यही मशवरा है कि यार आप इसी स्टेटस को में चलना चाहते हो 76 साल के बाद भी? तुम भी नफरत करते हो, ये भी नफरत करते हैं, तुम भी गालियां निकालते हो, ये भी गालियां निकालते हैं, आगे जा सकोगे? वो भाई 8.4% आपकी जो ग्रोथ चल रही है, पड़ोस में आग लगी हो, कितना अरसा आप एंजॉय कर लोगे भाई उसको? हाँ, उस पर मैं बताना चाहूंगा, खासकर इसी अगले टॉपिक पे आना चाहूंगा जी। भाई, चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है आज। बल्कि जब मैं देखा, एक तो मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने करप्शन, आपको पता है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, वो जहां जाते करप्शन। लेकिन उन्होंने 26 बिलियन का तोहफा आपको दे दिया CPEC का, आप $26 बिलियन खा गए, आपने पिज़्ज़े बना लिए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तो खरीद लिया, ठीक है, कभी लीज पे ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। अब अमेरिकन भाईजान है वो, क्योंकि चाइना मसल फ्लेक्स कर रहा है, आप वो अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, उनको भी वहां कोई चाहिए, कोई दुकान अपनी छोटी मोटी खोलें, तो वो कभी दे देते हैं। IMF खुद तो नहीं देते, IMF को कहते हैं यार इनको पैसे दे दो, ये मर ही ना जाएंगे। चले आगे चलते हैं। जो हैरानगी वाली बात है, जो मेरे लिए तशवीश थी, तो मालदीव में और श्रीलंका और नेपाल में तो जा रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, वहां के करप्ट लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को पैसे वो दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को पैसे दे रहे हैं। जो मैंने जो देखा है कि मसल किस तरह उस रीजन, जिबूती, कंबोडिया, बर्मा, क्यूबा, गिनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, तंजानिया और UAE,
मुसलसल इनके साथ वो डिफेंस भी डिस्कस करते हैं, उनके साथ रीजन में जाते, उनको पैसे भी करप्शन में भी इन्वॉल्व है और वो सारा कुछ कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इशू ये है दो मुल्कों के लिए उस रीजन के अंदर, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक तशवीशनाक खबर है। अब वो जो लतीफा सुनाना था ये कि आपके चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रशिया में इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए चलेगी। मैं यहाँ पे जो बाइडेन साहब को भी मशवरा दूंगा कि यार पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराने के लिए, तो इलेक्शन यहाँ भी होने वाला है नवंबर में, तो बुला लें उनको और आप भी फायदा उठाएं उनकी एक्सपर्टीज से। रशिया के इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज फ्लोन टू रशिया। और दूसरा ये था, सुना है कि वो कनाडा में एज एम्बेसडर भी आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सर वो तो DGISI का भी सुना जा रहा है, नदीम अंजुम वो आ साहब रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वो तो अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका में भी तो जाहिर जरूरत है, अमेरिका भी बहुत देखेंगे अमेरिका